हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर गुमनाम सर में। तो जैसा कि बेटा आप क्लास 12 से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो आज हमारा क्लास 12 का केमिस्ट्री में जो पोर्शन चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 1 ऑफ विलियन, जिसको इन इंग्लिश कहते हैं सॉल्यूशन, और इसका आज वीडियो नंबर 3 है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसके बेटा, और अगर आप क्लास 12 में 11 में 10th का भी पढ़ाया जाता है अपने चैनल पर, थोड़ा सा क्या है ना 10th 11 12th तीनों ही पढ़ाया जाता है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं ना, तो अगर आप क्लास 12 से पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके पिछले 2 वीडियो जाकर जरूर देख लेना, जिससे आप अच्छे से सिलेबस में तैयारी कर सके और आपको कंप्लीट सिलेबस सिखाया जाएगा। चैनल पर आपको सारे प्लेलिस्ट अलग अलग बने हुए चैनल वाइज मिल जाए, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, वहां से आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। 10th के लिए कंप्लीट साइंस, 11th और 12th के लिए केमिस्ट्री। तो देखो बेटा, आज जो है ना, अच्छा मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पर पहली बार आए हो ना, एक मौका मुझे भी देना जिससे मैं तुम्हें बेहतर तरीके से सिखा सकूं, और बाकी क्या है ना, खुद को भी एक मौका जरूर देना जिससे यार आप क्या है ना कि समय पर चीजें अच्छे से सीख सको। ठीक है, देखो सीखने के लिए अगर समय लगाएंगे ना तो थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। कैसे करना पड़ेगी भाई? अगर सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से सीखना है तो देखो आपका भी थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेगा और मेरा भी ज्यादा लगेगा। वो कैसे लगेगा? देखो सीधी सी कहानी है यार, अगर हमें सीखना है अच्छी और बुरे जैसे भी तरीके से सीखना है तो यार देखो समय तो देना पड़ता है। और अगर आप इस चीज को गहराई से सीखने आए हो ना तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो, लेकिन डिटेल में सीखना है तो वीडियो अंत तक बिना स्किप करे देखना, और आप इस टॉपिक में क्या जितने भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा ना सब में आप चैंपियन बन जाओगे। और अच्छे से किसी भी लेवल में पढ़ाई कर रहे हो ना तो केमिस्ट्री में संपूर्ण ज्ञान आपको मिल जाएगा। देखो सिंपल सी कहानी है, आज हमारा टॉपिक क्या है? परासरण दाब। इसके पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको परासरण पढ़ाया, विसरण पढ़ाया, परासरण विसरण में अंतर पढ़ाया, अर्धपारक में झिल्ली पढ़ाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछला वीडियो जाकर अच्छे से देख लें। तो देखो बेटा, परासरण दाब पढ़ना है हमें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो भाई सिंपल सी कहानी है, अब इस चैप्टर को जब इस चैप्टर को पढ़ ही रहे हैं ना तो यार डिटेल में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक मैं आपको बता दूं 2022 से 2025 तक लगातार पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो इसके ऊपर लिख लेना HSDMI। देखो थ्योरी क्या है यार, आपके सामने लिखी हुई है, थ्योरी आप यहां से भी देखकर लिख सकते हो, और अदरवाइज क्या है, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी थ्योरी लिखकर दे देंगे। यार थ्योरी तो किताबों में भी लिखी होती है, तो थ्योरी यहां से लिखने नहीं आए हैं। कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठना, अपने सुंदर से नोट्स भी बनाओ, लेकिन आपका काम यहां पर क्या है? थ्योरी लिखना नहीं है, आपका काम है चीजों को सीखना। और मेरा काम क्या है? थ्योरी लिखवाना नहीं, आपको डिटेल में सिखाना। अगर मैं सिखा ही ना पाऊं तो फिर बेकार है ना पढ़ाना। अब देखो सिंपल सी कहानी है भाई, हमें परासरण दाब पढ़ना है। देखो अब मैं आपको परासरण दाब पढ़ाता हूं, थ्योरी के ऊपर हम बाद में जाएंगे। और जो थ्योरी वाले बच्चे हैं बेटा, देखो मैं पहले कहता हूं, अगर आप थ्योरी वाले बच्चे हो ना, थ्योरी से पढ़ाई करते हो तो यार अभी मेरे चैनल से एग्जिट कर जाओ, ये वीडियो आपके मतलब का नहीं है। आप किसी ऐसे चैनल पर जाकर पढ़ लो जहां पर थ्योरी दी जाती हो, थ्योरी लिख लेना, आप रट लेना, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, सीखना है तो मैं तो यार देखो सीखने वाले के लिए हमारे चैनल पर हमेशा वेलकम है, सीखने के लिए आप यहां पर आ सकते हैं। देखो सिंपल सी कहानी है भाई, सपोज ये एक हमारे पास एक बर्तन है भाई, जिसको कह लेते हैं पात्र कह लेते हैं, ये बर्तन है हमारे पास। अब मैंने क्या करा, मैंने बेटा इसमें लगा दी एक अर्धपारक में झिल्ली लगा दी, जिसको कहते हैं SPM, शॉर्ट में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जिन्होंने पिछला वीडियो पढ़ा है वो जानते होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो बेटा इसी को ही बोलते हैं अर्धपारक में झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मैंने इसके बीच में एक अर्धपारक में झिल्ली लगा दी और क्या करा, इसके इस साइड पर एक विलयन भर दिया। क्या भर दिया बेटा? एक विलयन भर दिया। और अगर आप जानते हो विलयन चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैंने बताया था बेटा विलयन 2 चीजों से मिलकर बनता है। विलयन बनता है विलय प्लस विलायक। ठीक है, और इस दूसरी वाली साइड पर मैंने क्या करा ना, दूसरी वाली साइड पर मैंने जल भर दिया। और जल जो हमेशा होता है ना, इसका रोल होता है विलायक वाला। अब समझो क्या कहानी घटेगी भाई, जैसे ही अर्धपारक में झिल्ली के संपर्क में इधर वाला और इधर वाला दोनों विलयन आए। अब इधर वाले विलयन में विलय और विलायक दोनों हैं, तो ये विलयन कैसा होगा? सांद्र होगा, क्योंकि यहां पर विलय की मात्रा है।
और ये कैसा होगा, ये तनु होगा। तनु क्या, अगर तनु और सांद्र नहीं समझ पाते, ये विलयन पतला होगा और ये विलयन कैसा होगा, ये विलयन गाढ़ा होगा। अब ये विलयन कौन सा हो सकता है भाई, चीनी पानी का घोल ले लो, चीनी नमक का घोल ले लो, कोई सा भी विलयन ले सकते हो, है नहीं है। अब क्या हुआ, कहानी समझो, कहानी क्या है। देखो विलयन बनता है विलय और विलायक से। परासरण की घटना अगर मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाई थी, तो परासरण क्या होता है, परासरण होता है बेटा जैसे ही अर्धपारक में झिल्ली के संपर्क में विलयन आता है, तो एक तरफ विलयन अगर मान लो तनु है, दूसरी तरफ सांद्र है, तो क्या घटना घटती है, घटना यह घटती है कि जो विलयन तनु होता है, जो विलयन तनु होता है, तनु विलयन से क्या करता है, विलायक निकलता है और सांद्र वाले विलयन की ओर जाने लगता है। यही तो होता है भाई, तनु विलयन से विलायक निकलता है, सांद्र वाले की ओर जाने लगता है। अब मेरे केस में ये सांद्र है, तो इधर से विलायक के अणु निकलेंगे और इधर गति करेंगे। कौन गति करेंगे, विलायक। अब विलायक के अणु इधर से इधर गति कर रहे हैं, मतलब कौन सी घटना स्टार्ट हो गई, यहां पर परासरण की क्रिया शुरू हो चुकी है, परासरण की क्रिया शुरू हो चुकी है। तो क्या करेंगे ना, जब परासरण की क्रिया शुरू होगी तो विलायक के अणु तनु से सांद्र की ओर आ रहे हैं, भाई ये सांद्र विलयन है, ये तनु विलयन है, तनु से सांद्र की ओर विलायक के अणु आने लगे। तो क्या करेंगे, इस साइड पर हम किसी पिस्टन की सहायता से, पिस्टन ले लो या किसी भी तरीके से दाब लगा दो, भाई पिस्टन की सहायता से हम इस विलयन पर लगाएंगे नीचे की ओर दाब। तो जैसे ही दाब लगाएंगे अंदर की जगह कैसी होगी, कम। जब अंदर की जगह कम होगी तो जो विलायक के अणु इधर से इधर आ रहे थे वो इधर आना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, उनका इधर आना रुक जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, परासरण की क्रिया थी, तो परासरण की क्रिया ही तो चल रही थी और इसको रोकने के लिए क्या लगाया, दाब। और यही दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब। देखो सिंपल सी कहानी क्या है, परासरण की क्रिया को रोकने में लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। समझ में आया बेटा। देखो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको दोबारा से, जिससे बेहतर तरीके से और समझ आ सके। भाई एक तरफ हमारे पास सांद्र विलयन था, एक तरफ हमारे पास तनु विलयन था। अब भाई आप इधर तनु रखेंगे, इधर सांद्र रखेंगे, तो क्रिया इधर से इधर की ओर होने लगेगी, विलायक के अणु इधर से इधर जाने लगेंगे। तो कैसे, जैसे ही अर्धपारक में झिल्ली लगाई विलयन में, सॉरी पात्र में एक और सांद्र विलयन, एक और तनु विलयन, तो तनु विलयन से क्या हुआ, विलायक के अणु निकलकर सांद्र विलयन में आने लगे। हमेशा पतले से गाढ़े की ओर गति करता है, तो अर्धपारक में झिल्ली में से होकर इधर को आने लगे। और अर्धपारक में झिल्ली में पड़ा होगा, केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं, विलय के अणु गति नहीं कर पाते। पिछले वीडियो में मैंने भी ये चीज आपको बेहतर तरीके से सिखाई है। फिर जैसे ही वो विलायक के अणु इधर आने लगे, हमने पिस्टन की सहायता से लगा दिया दाब, और जब पिस्टन की सहायता से बेटा दाब लगाया तो विलायक के अणु जो इधर आ रहे थे, अब वो इधर आना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि दाब जब लगाना तो अंदर का स्पेस कम हो जाएगा। जब स्पेस कम होगा तो जो चीज आ रही थी उसको स्थान ही नहीं मिलेगा आने के लिए, तो उसे मजबूरन क्या करना पड़ेगा, अपना रास्ता रोकना पड़ जाएगा। तो विलायक के अणु जो इधर आ रहे थे अब वो इधर आना बंद हो जाएंगे। तो उस समय पर हमने क्या लगाया था, पिस्टन से दाब। तो पिस्टन द्वारा लगाया गया दाब ही क्या था, परासरण दाब। उसे परासरण दाब क्यों बोला गया, क्योंकि दाब लगाया गया परासरण की क्रिया पर। जब परासरण की क्रिया होना स्टार्ट हो गई तभी तो दाब लगा, और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए दाब लगा, क्योंकि परासरण की क्रिया हो रही थी और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले परासरण दाब क्या होता है, तो आप लिख सकते हो कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। देखो सिंपल सी इतनी सी कहानी है। अब मैं आपको बताता हूं भाई थ्योरी कैसे लिखना है। अगर आप थ्योरी वाले हो तो देखो थ्योरी क्या लिखोगे एग्जाम में, भाई विलायक को विलयन से अर्धपारक में झिल्ली द्वारा अलग करके उसके परासरण को रोकने के लिए जो कम से कम बाहरी दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। अच्छा, यहां पर जो क्या लगाया गया, दाब, और वो कैसा लगाया गया, कम से कम, कम से कम। ज्यादा क्यों नहीं लगाया, ज्यादा क्यों नहीं लगाया? अगर ज्यादा लगा देते ना तो जितना विलायक का इधर आ चुके थे, अब वो ज्यादा जब अंदर का जगह कम होती तो वो वापस बाहर जाने लगते। भाई मैं इसका एग्जाम्पल आपको बेहतर तरीके से समझाता हूं। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, 2 मिनट लगेंगे आपको। समझो चीज को समझो। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो कोई ना ऐसी गाड़ी हो जिसमें बहुत सारे पैसेंजर चढ़ते हो, जिसमें जनरल डिब्बे बहुत ही ज्यादा हो, तो आपने देखा होगा क्या होता है, सीट बैठने के लिए मान लो वहां पर 50 हैं, एक डिब्बे में 50 सीटें हैं, हालांकि बहुत सारी हैं, लेकिन आप मान लो एक डिब्बे में 50 सीटें हैं, तो 50 ही यात्री बैठने चाहिए। लेकिन क्या होता है, उस डिब्बे में बेटा 500 लोग घुस जाते हैं।
घुस जाते नहीं घुस जाते, फिर सब एक दूसरे से यूं करके खड़े हुए हैं। अब वो उसको धक्का मार रहा है, उसे अगर निकलना है वो ऐसे करके जा रहा है, कोई सामान खींचता हुआ ले जा रहा है, सामान से धक्का दे रहा है एक दूसरे को। तो वो क्यों करके, अगर उन्हें बाहर निकलना होता ना तो अरे हटो भैया, हटो हटो भैया, हटो हटो भैया, हटो, तो ऐसे करके निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर ना स्थान पूरा भर चुका है, और जब भर गया तो क्या बाहर से कोई और इंसान उसमें आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन अगर अंदर जगह खाली होगी तो बेशक 50 लोग कुर्सियों पर बैठ जाएं, उसके अलावा भी तो अतिरिक्त लोग वहां पर आते रहेंगे। और अगर अंदर लोग बहुत ज्यादा हो जाएं, अब जैसे मैं बलशाली हूं, मान लो भाई मेरे पास प्रेशर लगाने की बहुत ताकत है, तो मैंने क्या करा, मैंने प्रेशर लगाया। अब जो लोग बाहर से चल रहे थे, मैंने उन्हें चलने से क्या कर दिया, मैं गेट पे खड़ा हुआ हूं, वो लोग चल रहे थे, मैं धक्का लगा के उन्हें रोक दिया। अब वो अंदर नहीं चढ़ पा रहे हैं। और खाली मेरा प्रेशर नहीं है, मेरे पीछे और भी लोग हैं, सब खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर वो मुझे पीछे तक करेंगे उन लोगों पर प्रेशर जाएगा। अब कहानी क्या हुई, मैंने उन्हें रोक दिया चलने से। अब यही क्या हो, मैं बीच में खड़ा हुआ हूं, किसी ने मेरे पीछे से मारा मुझे धक्का, और जो धक्का था ना वो दांत कम से कम नहीं था, उसने बहुत ताकत से दांत मारा। अब जब मैं यूं करके खड़ा था, मेरे पीछे से आया धक्का, मैं ऐसे करके हुआ, और मेरे आगे जितने लोग खड़े थे मैंने उनके ऊपर जाकर दांत मारा। भाई मैं उन पर दांत मारूंगा नहीं मारूंगा, और जैसे ही मैंने उन पर दांत मारा वो आगे की ओर जाएंगे। और सपोज वो अगर गेट के बाहर खड़े थे तो उनके पास बाहर निकलने का रास्ता था। अगर पीछे वालों ने मुझे धक्का मारा, मेरा धक्का उन आगे वाले लोगों को लगा, तो वो आगे लोग दरवाजे से क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। सेम घटना यहां पर घटती है। अगर ये दाब हम कम से कम लगाएंगे तो परासर की क्रिया रुकेगी, और अगर यही दाब मैं ज्यादा लगा दूं तो क्या होगा, विलायक के अणु जो इधर पहले आ चुके थे, मतलब जो यात्री पहले चल चुके थे, अंदर डिब्बे में खड़े थे, विलायक के अणु इधर से इधर आ चुके थे। अब जब दाब ज्यादा लगेगा तो ज्यादा दाब लगने के कारण उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। मतलब विलायक के अणु जो इधर आ चुके थे, अब ज्यादा दाब लगने से वो वापस चले जाएंगे। और जब वो वापस जाते हैं ना, जब वो यहां से वापस जाने लगते हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण के जस्ट उल्टी क्रिया होती है प्रतिलोम परासरण। अधिक दाब लगा के विलायक के अणु वापस जाने लगते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। लेकिन प्रतिलोम परासरण ना मैं आपको किसी और वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर यहां पर उसको भी लेकर बैठेंगे टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। अभी के लिए बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया परासरण दाब क्या है। सिंपल सी कहानी है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। देखो पहले मैं साइड में रहता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। मैं क्या करता हूं ना, अभी आपने जैसे यहां पर समझा, थोड़ा सा मैं इसको ना और आसान करके समझाता हूं, एक बार और समझाता हूं, समझना मेरी बात को। अर्धपारक में झिल्ली लगाई, एक साइड विलयन है तनु, एक साइड विलयन है सांद्र। और अर्धपारक में झिल्ली की क्या खूबी होती है, अर्धपारक में की झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें से विलायक के अणु निकल जाते हैं, विलय के अणु नहीं निकल पाते। सारी बातें रिपीट हो जाएंगी यहीं पर। अर्धपारक में झिल्ली वह झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु निकल जाते हैं, विलय के अणु नहीं निकल पाते, अर्धपारक में झिल्ली कहलाती है। पहली बात अर्धपारक में झिल्ली, जो कि हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके थे। दूसरी बात, एक तरफ विलयन तनु, एक तरफ सांद्र। तो परासरण की घटना जब होती है ना, तो परासरण की क्रिया में तनु वाले विलयन से विलायक के अणु सांद्र वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं। अब ये जब इधर से इधर जा रहे हैं तो जो इधर वाला ये एरिया है, इस एरिया पर मैं कहीं से क्या लगा दूं, दाब लगा दूं। अब वो दाब मैं चाहे पिस्टन से लगाऊं या किसी मशीन द्वारा लगाऊं या किसी भी तरीके से लगाऊं। अब मैं इस वाली साइड पर लगा दूं दाब, तो जो विलायक के अणु इधर आ रहे थे वो इधर आना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और परासरण की क्रिया जो हो रही थी वो रुक जाएगी। तो परासरण को रोकने के लिए मैंने क्या लगाया, दाब। जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए दाब लगाया जाता है वही दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब। भाई सिंपल सी कहानी है बस, ठीक है। देखो बेटा आज का आपका अगला टॉपिक है परासरण दाब के नियम। क्योंकि परासरण दाब पढ़ा है तो परासरण दाब के नियम भी पढ़ना जरूरी है। और परासरण दाब के नियम अगर हमें आ गए तो हम परासरण दाब और विलय के मोल द्रव्यमान में संबंध इजीली स्थापित कर सकते हैं। तो देखो बेटा परासरण दाब के नियम क्या कहते हैं। देखो पहली बात तो इन नियमों के बारे में आपको यह याद रखना है, ये नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होते हैं। केवल तनु विलयन, इस चीज को याद रखना, केवल तनु विलयनों पर लागू होते हैं।
तनु विलयन समझते हो ना? तनु विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा ज्यादा हो। विलय की मात्रा विलायक से बहुत ही कम हो, ऐसा मान लो, वो कहलाएगा तनु विलयन। ठीक है। और सांद्र विलयन कैसा होता है? जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो जाए तो वो विलयन सांद्र बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखो भाई, सिंपल सी कहानी है। पहला नियम देखो, वैसे तो ये दो नियम है, ये नियम निम्न है। पहला नियम इसका ये है बॉयल-पॉइंटहाफ नियम। देखो अलग से ना पूछा जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जब पराशर दाब और विलय के मोल द्रव्यमान में संबंध पूछते हैं ना, तो ये बहुत काम में आता है। और इन्हीं दो नियमों के बेस पर ही तो हम क्या करते हैं बेटा, पराशर दाब के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और पराशर दाब के आंकिक प्रश्न एग्जाम में गारंटीड आते हैं हर साल। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं देखो हिंदी मीडियम के लिए पढ़ा रहा, तो मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए ही बताऊंगा। अब चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई कीजिए या आप किसी और बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं तो सिंपल सी कहानी क्या है बेटा, भाई अगर हिंदी मीडियम से पढ़ाई करेंगे तो मैं जो टॉपिक आपको बताऊं ना इंपॉर्टेंट है, वही आप एग्जाम के लिए तैयार करना, फिर देखते जाओ कैसा हो जाएगा। सीखो सब, सीखो पूरा सब्जेक्ट, लेकिन एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो आप अच्छे से तैयार कर लो। और जब आपने डिटेल में सारा सीखा होगा तो बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि इंपॉर्टेंट के अलग से कोई टॉपिक आ जाए, तब भी आप क्या करोगे, पेपर हिलाकर रख दोगे और अच्छे से हो जाएगा। अब देखो बॉयल-पॉइंटहाफ नियम क्या कहता है। देखो स्थिर ताप पर पहली शर्त क्या है इसकी, पहली शर्त तो इसकी यह है कि ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर। और स्थिर ताप पर, क्योंकि ये नियम तनु विलयन के लिए लागू होते हैं, तो ये लाइन तो जरूर लिखना है, किसी तनु विलयन का। हम ये नहीं बोलेंगे किसी विलयन का या किसी सांद्र विलयन का, क्योंकि भाई नियम क्या है, तनु विलयनों पर लागू होते हैं। तो हम स्पेशली हाईलाइट करके बोलेंगे कि स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब। अब परासरण दाब को या तो आप पी से लिख लीजिए या आप पाई से लिख लीजिए, उस विलयन की सांद्रता, और सांद्रता को लिखा जाता है किससे, सी से, के समानुपाती होता है। मतलब मोटी मोटी बात से अगर आपको समझाया जाए तो क्या बोला है, ये बोला है, अतः करके लिख लो या अर्थात करके लिख लो, अर्थात लिख दो वो ज्यादा बेहतर लगेगा। क्या बोला है, P जो है वो समानुपाती होगा किसके, C के। यही तो बताया बॉयल ने, P समानुपाती होगा किसके, C के। और कब होगा, जब ताप कैसा हो, स्थिर हो। लेकिन हम P की जगह पाई भी तो लिख सकते हैं ना, तो पाई भी तो समानुपाती किसके होगा, C के। लेकिन कब, जब ताप स्थिर हो। बस ये आपको बॉयल का नियम हो गया। चार्ल्स के नियम की बारी आती है। अगर आपने बॉयल का नियम सीख लिया तो चार्ल्स का नियम कौन सा बड़ा तोप है यार, चार्ल्स का नियम भी ऐसे उड़ा दोगे। देखो क्या है भाई, बस क्या करना, इसमें ताप स्थिर था, सांद्रता के समानुपाती था, इसमें सांद्रता स्थिर कर दो, ताप के समानुपाती हो जाएगा। देखो स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उस विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। मतलब अब इसमें क्या कर दो, आप इसमें आप स्थिर कर दो सांद्रता, तो लिख दो स्थिर C पर P जो है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, T के। या P की जगह हम लगा सकते हैं पाई, तो पाई समानुपाती किसके हो जाएगा, T के। ये बेटा बॉयल और चार्ल्स के नियम हो गए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है परासरण दाब तथा विलय के मूल द्रव्यमान में संबंध। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है बेटा, ले लिया। देखो अभी तक आपने वीडियो इतना देखा, मैंने ये नहीं बोला होगा कि मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं यार यहां पर सिखाने आया हूं। अगर आप लास्ट में जाकर अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो आप खुद लाइक कर देना ना, और अपने उन साथियों के साथ शेयर करना जो किसी कारणवश कोचिंग वगैरह में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। भाई कई बार हो जाता है कि पैसों की प्रॉब्लम है, पारिवारिक स्थिति को ऐसी नहीं है कि हम जाकर पढ़ाई कर सकें, काम करना पड़ता है। तो एक सिर्फ दिन का एक वीडियो और तीसरे दिन एक वीडियो आएगा, 2 दिन ब्रेक लेकर भी अगर आप पढ़ोगे ना, तो भी मैं आपकी केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर इजीली बनवा दूंगा। बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। और नंबर तो एक बात होती है, मैं आपको नंबर बनवाने के साथ साथ, नंबर तो यार छोड़ ही दो, मैं आपको क्या करूंगा, केमिस्ट्री में चैंपियन बना दूंगा। तो चैंपियन बनना है बेटा, तो बिल्कुल सही जगह आप आ रहे हो और अपना समय लगा रहे हो। तो चलिए बेटा फटाफट से आगे बढ़ते हैं, सिखाते हैं आपको आज का सबसे दमदार टॉपिक।
देखो बेटा सिखा देता हूं आपको क्या पराशर धातु तथा विलय के मूल्य द्रव्यमान में संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो बच्चा यहां तक वीडियो में आया है ना, ये समझ लो उसके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन वो इस साल इजीली हल करने वाला है। अब इस क्वेश्चन को सीखने के बाद आपके 5 नंबर पक्के हो जाने। देखो क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है हमारा, पराशर धातु तथा विलय के मूल्य द्रव्यमान में संबंध। अच्छा ये क्वेश्चन पता है एग्जाम में कैसे आता है, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, पराशर धातु किसे कहते हैं, पराशर धातु तथा विलय के मूल्य द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो आप पराशर धातु की डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद में संबंध स्थापित कर दो, आपके 5 नंबर पक्के। देखो बेटा मैं आपको सिखाता हूं पराशर धातु तथा विलय के मूल्य द्रव्यमान में संबंध। ये बात याद रखना, आज से पहले आपने ये पढ़ा बहुत जगह होगा लेकिन कभी इतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा। अब आज देखना, आप आज देखना कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो अभी मैंने पीछे आपको 2 नियम पढ़ाए। एक नियम मैंने पढ़ाया वॉयल वांट हाफ नियम, ठीक है, से एक नियम ये पढ़ाया। एक नियम मैंने तुम्हें पढ़ाया चार्ल्स वांट हाफ नियम से। भाई यही तो चीजें तो मैंने आपको पीछे पढ़ाई। वॉयल वांट हाफ का नियम क्या कहता है, परासरण दाब समानुपाती होता है सांद्रता के, लेकिन कब होता है, जब T स्थिर हो। सेम कंडीशन थी। और चार्ल्स ने क्या बताया, परासरण दाब समानुपाती होता है T के, लेकिन कब, जब सांद्रता कैसी हो, स्थिर हो, मतलब सांद्रता में कोई परिवर्तन ना किया जाए। क्या आप इसे समीकरण 1 मान सकते हैं, क्या इसे समीकरण 2 मान सकते हैं? हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, अंग्रेज हो तो लिख लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब भाई समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखो, दोनों में P समानुपाती है C और T के। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि ये इसके भी समानुपाती है, ये इसके भी समानुपाती है। तो P समानुपाती है C T के। जब समानुपाती का निशान हटता है तो एक आता है बेटा कांस्टेंट, और यहां पर जो हम इस्तेमाल करते हैं ना वो S करते हैं, जिसको बोलते हैं विलियन स्थिरांक। विलियन स्थिरांक कहीं कहीं पर हो सकता है R का इस्तेमाल भी किया जाए। R जो होता है ना वो गैस स्थिरांक होता है, क्योंकि ये गैस समीकरण भी होती है, ठीक है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे पहले ही। अब देखो बेटा इतना होने के बाद में जो ये P बराबर CST आया। अब मेरी एक बात पर ध्यान दो, यहां पर मुझे जरा ये बता दो, C क्या है हमारी, सांद्रता, और सांद्रता जो होती है वो होती है मोल बटे में लीटर। मोल को लिखते हैं M से और इसको लिखते हैं V से, यही तो लिखते हैं। और अगर आप जानते हो एक चीज और, तो मोलरता बराबर भी तो होती है ना, मोल बटे में लीटर, मोल को M से और इसको V से। देखो अब हल क्या निकलता है इन बातों का, कि C बराबर था N/V के और N/V बराबर था M के, तो C भी तो बराबर किसके हो गया, M के। तो यही तो होती है, सांद्रता ही C है और मोलरता भी क्या है, सांद्रता ही तो होती है। अब देखो बेटा इस चीज से क्या निष्कर्ष निकलता है, मैं C की जगह पे M लगा सकता हूं, तो P बराबर मैं लगा सकता हूं MST या करके, ठीक है, या करके। अब दूसरी चीज भाई मैं M की जगह क्या लगा सकता हूं, N/V। तो यहां पर ऐसा लिख देना, क्योंकि M बराबर N/V बराबर C, इसलिए अब देखो क्या होगा भाई, इसलिए भाई M की जगह लगा दो तो P बराबर N/V ST। अब मेरी बात पर ध्यान देना, इस P को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा PV बराबर MST। बहुत काम में आएंगे ये फॉर्मूले भी आपके आगे। अब एक चीज बताओ, क्योंकि मोल एक फॉर्मूला जो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है, मोल बराबर होता है ग्राम बटे में अणुभार, और ग्राम को लिखते हैं वेट तो स्मॉल w लगा लीजिए, और अणुभार को लिखते हैं मास तो m से लिख लीजिए। इट मींस मैं m की जगह क्या लगा सकता हूं, W/m। तो इसलिए m की जगह लगा दो बेटा क्या, W/m, तो हो जाएगा PB बराबर W/m ST। आया नहीं आया? अगर इसको या कर चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे या करके ऐसे लिख सकते हो
भाई इस m को ले आओ इधर, pv पहुंच जाएगा नीचे, तो m बराबर WST अपॉन में pv, ये भी लिख सकते हो। अब तुम मेरी बात देखो, मेरी बात समझो थोड़ा सा। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, और देखने के लिए फिफ्थ फॉर्मूला। वैसे है तो यही फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला। ये जो 5 फॉर्मूले, ठीक है, 5 फॉर्मूले, ये जो आपको दिख रहा है 5 फॉर्मूले, ये पांचों फॉर्मूले कल जो न्यूमेरिकल की क्लास होगी ना, मतलब इसकी जो विलियन चैप्टर की अगली क्लास होगी वो प्रासंगिक भाग तो न्यूमेरिकल की होगी। पांचों फॉर्मूले बहुत काम में है, नोट कर लो। कल मुझसे क्लास में ये मत पूछ लेना, मतलब जब इसका क्लास नेक्स्ट वीडियो आएगा तो कोई भी बच्चा कमेंट में ये मत बोल देना कि सर ये फॉर्मूले कहां से पैदा हुए। सर ने फॉर्मूले पहले ही पैदा करना सिखा दिए हैं, कहां से हुए। अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स की क्या करनी है बेटा, न्यूमेरिकल्स की सही तरीके से धज्जियां उड़ानी है और उड़ा देंगे। कैसा भी न्यूमेरिकल अच्छे से इजीली तरीके से सीख लेंगे यार। बस अभी क्या करो, मैं साइड में पहले स्क्रीनशॉट लो। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। एक बार और रिपीट कर देता हूं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक बार और रिपीट करता हूं, फिर आप आगे के लिए और जाना। अब देखो क्या है भाई, पराशर धातु तथा विलय के मूलतत्व द्रव्यमान में संबंध। सबसे पहले बॉयल-वॉल्टाफ नियम से। बॉयल-वॉल्टाफ का नियम क्या कहता है, T स्थिर हो, मतलब ताप स्थिर हो तो समानुपाती होता है कौन, पराशर दाब सांद्रता के। P समानुपाती होता है C के। समानुपाती का मतलब समझते हो, जब इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, सांद्रता का मान बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। समझ रहे हो, चार्ल्स वॉल्टाफ नियम से। अब चार्ल्स वॉल्टाफ नियम से क्या होता है, देखो चार्ल्स वॉल्टाफ नियम से जब C स्थिर रखा जाए तो P समानुपाती होता है T के। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पराशर दाब भी बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ेगी तो पराशर दाब भी बढ़ेगा। तो दोनों ही किस पर निर्भर कर रहे हैं, दोनों के केस में जो पराशर दाब है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। सांद्रता और ताप अगर बढ़ाए जाए तो पराशर दाब क्या करेगा, बढ़ेगा, और अगर घटा दिए जाए तो पराशर दाब क्या करेगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्यों बढ़ेगा, अगले वीडियो में जब मैं न्यूमेरिकल्स के बाद लेकर आऊंगा प्रतिलोम पराशर वाली, ये चीज आपको जरूर क्लियर करूंगा, क्यों पराशर दाब बढ़ता है और क्यों घटता है, सांद्रता बढ़ाने पर कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है, ये सब रीजन मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए टॉपिक को देखो, भटकना नहीं है क्योंकि संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसके बाद में समीकरण 1 और 2 मान लीजिए, और 1 और 2 से ध्यान से देखिए, P समानुपाती C के, P समानुपाती T के, तो P समानुपाती हो जाएगा C और T के। जब समानुपाती का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पर कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे S, जो कि होता है विलियन स्थिरांक, जहां से हमारा पहला फॉर्मूला मिल जाएगा P बराबर CST, बहुत काम में आता है। फिर मैंने आपको बताया जो यहां पर C है, सांद्रता वो होती है मोल प्रति लीटर N/V, और मोलरता भी क्या होती है N/V, मोल प्रति लीटर। तो अगर सांद्रता N/V है और मोलरता N/V है तो सांद्रता और मोलरता भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और होते भी हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, दोनों ही सांद्रता की इकाइयां हैं। तो देखो P बराबर NST लगा दीजिए, C की जगह M लगा देना, उसके बाद में M की जगह N/V लगा दो, या फिर आप अगर ये वाला स्टेप नहीं लिख रहे हो तो डायरेक्ट इसमें C की जगह लगा दो N/V। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा PV बराबर NST, जो कि हमारा कल न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आएगा। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पर पूछे जाते हैं। फिर मोल बराबर होते हैं ग्राम बटे में अणुभार, और ग्राम बटे में अणुभार की जो N की जगह है, N की जगह लगा दो W/M, तो ये आपका आ जाएगा संबंध। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक अब ठोको, और साथियों के साथ शेयर भी मारो, और उन साथियों के साथ शेयर मारो जो किसी रीजन की वजह से कोचिंगों वगैरह में जाकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और अगर यार अपने चैनल से पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। इसी तरीके से जो भी सवाल, अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका भी समाधान बहुत जल्द ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।